नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं किसानों के आंदोलन की खबर के साथ। जैसे जैसे दिन बीत रहा है, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन और तेज होता जा रहा है और इसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है। आज यानी कि सोमवार के दिन किसानों ने 9 घंटों का उपवास रखा। दिल्ली से लगी जो सीमाएं हैं वहां पर लगातार किसानों के जत्थे पहुंच रहे हैं। इनमें महिलाओं और बच्चों की तादाद भी काफी है। हरियाणा के बावल में दिल्ली जयपुर का रास्ता रोके किसानों को पुलिस ने जबरन हटाया। उनके ट्रैक्टरों की चाबी छीन ली, लेकिन किसान फिर भी जमे रहे। रेवाड़ी में रविवार से ही किसानों का धरना जारी है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर ही किसानों के लिए जो भोजन है वो तैयार हो रहा है। आप देखें कि सामने यहाँ पर किसानों के लिए जो रात्रि का भोजन है वो यहाँ पर तैयार हो रहा है और महिलाएं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। देखिए, ये रात का खाना जो है वो यहाँ पर तैयार हो रहा है। तो इस तरह से ये आंदोलन अभी फिलहाल जारी है। इधर सिंगू बॉर्डर पर कड़कड़ाती ठंड और तेज हवाओं के बीच किसान एक दिन के उपवास पर बैठे। किसानों के मुताबिक इस उपवास का संदेश ये है कि अन्नदाता अन्न छोड़ रहा है, लेकिन सरकार अपनी जिद नहीं छोड़ रही। ये किसान जो बैठे हैं, ये किसानों के हर कानून जो इन्होंने दिया है उसको बारीकी से जान लिया है। ये किसानों के खिलाफ है। जो सरकार ने कानून दिए हैं, कृषि कानून, ये बिल्कुल किसानों के खिलाफ है। तो इनकी किसी बात में ना आए, तो ये संदेश देना चाहते हैं। उद्देश्य वही है, उसी अहिंसक रास्ता में स्वराज प्राप्ति के लिए किसान बचेगा तो देश बचेगा। उसी रास्ता में इस आंदोलन को दिशा है और लेकर जा रहे हैं। उस आंदोलन का जो ऑब्जेक्टिव है, लक्ष्य है, वो पूरी होगी। उपवास में बड़ी तादाद में महिलाएं थी। किसानों ने कहा उपवास कामयाब रहा। मोदी सरकार ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। आपने भी उपवास रखा हुआ आज का? उपवास है। कंबल से काम चल जा रहा है? इतनी ठंड है कि कंबल से काम चल जा रहा है? ना भी हो कंबल ता भी चल जाएगा। ये आप देख रहे हैं, आंदोलन तो ऊपर ही जा रहा है। ये तो भारत से विश्व का आंदोलन बन गया। अच्छा, किसानों के उपवास को राजनीतिक समर्थन मिला। आम आदमी पार्टी ने अपने मुख्यालय पर पूरे दिन उपवास रखा। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के कानून महंगाई बढ़ाने का लाइसेंस है। ये कानून केवल किसानों के खिलाफ नहीं है, ये कानून इस देश की आम जनता के खिलाफ है। इस कानून के आने से बेइंतहा महंगाई बढ़ेगी। इस कानून के अंदर महंगाई बढ़ने का लाइसेंस दिया गया। महंगाई बढ़ना एक तरह से कानूनी जामा पहना दिया गया। दिल्ली की सरहदों पर किसान मजबूती से डटे तो हुए हैं, लेकिन साथ में 2 चिंताएं भी होने लगी हैं। पहली चिंता ये कि ठंड पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और दूसरी ये कि फिलहाल किसानों की सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है। अब जब किसानों की सरकार के साथ कोई बातचीत ही नहीं चल रही है, तो कब ये आंदोलन खत्म होगा और किसान उठकर अपने घर जा पाएंगे? सिंगू बॉर्डर से अपनी सहयोगी कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन को समर्थन के लिए अब सेना के रिटायर्ड जवानों ने मेडल वापसी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि अगर देश के किसान सरकार से नाखुश हैं, तो जवान कैसे खुश रह सकते हैं। और इसमें जो ये करगिल युद्ध में देश के लिए लड़ने वाले हवलदार गुरजंत सिंह को मेडल मिले। अब वो दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के समर्थन में अपना मेडल वापस करना चाहते हैं। मेडल हम इसलिए वापस करना चाह रहे हैं क्योंकि हम एक किसान के बेटे हैं। हम किसानी संघर्ष के अंदर आए हैं, इसलिए हम जो 3 कानून जब तक वापस नहीं होते तब तक हम इधर रहेंगे। गुरजंत ही नहीं, सेना के कई रिटायर्ड जवान किसानों के मामले में सरकार के रुख से नाराज होकर अपने तमगे वापस कर रहे हैं। ये सब पूरी मजबूती से किसानों के साथ खड़े हैं। आज मेरा देश, आज मेरा जवान, आज मेरा किसान जो मर रहा है, जो अपने मरिया है, मैनू इहो जिहा कीर्ति चक्कर परमात्मा की किरपा नाल उस दिन मेरी जिंदगी बच गई आ। मेरे भरावां दे नाल अज मैं संयोग दे नाल मैनू कीर्ति चक्कर वापस किया करना पवे कि
कि करना होगा तो मैं करूंगा, मैं अपनी कुर्बानी ये लाऊंगा देश की खातर, कीर्ति चक्रां की कोई परवाह नहीं की। आप लोग खुद सोचिए। सेना के रिटायर्ड जवानों का साथ मिलने से किसानों के हौसले बुलंद है। इनको लगता है अब सरकार किसानों की बात ज्यादा समय तक अनदेखी नहीं कर सकती है। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ 19 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜੈ ਜਵਾਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ कि हम बॉर्डर पर नौकरी करी, रक्षा करी, तो हम किसानों ने अनाज पैदा किया, दोनों बराबर रखे हैं। अगर पंजाब का किसान इन कानूनों को नहीं चाहता तो क्यों थोपे जा रहे हैं। इससे पहले रिटायर्ड जवानों ने जंतर मंतर पर 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर अपने मेडल सरकार को वापस किए थे और सरकार को बाद में जवानों को OROP देनी ही पड़ी। जय जवान जय किसान की भावना वाले देश में जवानों को किसानों को समर्थन देना तो समझ में आता है, लेकिन जवानों का सम्मान वापस करना सरकार के लिए उचित नहीं है। इसलिए किसानों की समस्या का समाधान तलाशना एक बेहतर कदम हो सकता है। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर से कैमरामैन मुरसलीन के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया। कानपुर में सेना का एक कर्नल अपने दोस्त की रूसी पत्नी का बलात्कार कर फरार हो गया। ये आरोप उसके दोस्त ने लगाया है और FIR दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि दावत पर अपने दोस्त को उसने बुलाया, शराब में कोई नशीली चीज मिलाकर उसे बेहोश किया और उसकी पत्नी के साथ बलात्कार किया। अब FIR दर्ज होने के बाद पुलिस की कई टीमें कर्नल को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। रेप की शिकार रशियन महिला अपने पति के साथ आज मेडिकल कराने और मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देने लखनऊ से कानपुर पहुंचे। उनका आरोप है कि कानपुर की सेंट्रल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैनात कर्नल नीरज गहलोत ने उन्हें डिनर पे बुलाया, जहां उन्हें बेहोश कर पत्नी से रेप किया। डिनर में उनको और उनकी वाइफ को उन्होंने ड्रिंक भी पिलाई थी और उनका कहना है कि उन्होंने ड्रिंक में कुछ मिला दिया जिससे कारण वो बेहोश हो गए और उनकी पत्नी के साथ जबरदस्ती उन्होंने रेप किया है। पति का कहना है कि होश आने पे उन्होंने कर्नल को पत्नी से दुराचार करते देखा। जब उन्होंने उसे मारा तो वो भाग खड़ा हुआ। उनकी पत्नी कर्नल की मार की वजह से बेहोश थी। पुलिस अब फरार कर्नल को ढूंढ रही है। गिरफ्तारी के लिए हमने कुल 2 टीमें लगाई हैं। SHO कैंट के नेतृत्व में गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। सर्विलांस टीम भी इसमें लगी हुई है। उसके फ़ोन के माध्यम से CDR के माध्यम से CDR एनालिसिस करके उसकी लोकेशन वगैरह ली जा रही है और जो भी उसके परिचित लोग हैं उनसे पूछताछ करके उसकी करंट लोकेशन हम लोग पता करने की कोशिश कर। पुलिस ने कर्नल के खिलाफ रेप की FIR दर्ज होने की जानकारी सेना के बड़े अफसरों को लिखित भेज दी है ताकि वे सेना के नियमों के मुताबिक उस पर कार्रवाई कर सकें। पुलिस के मुताबिक कर्नल पहले भी अपने दोस्त की रशियन बीवी से छेड़खानी कर चुका है। इस पर्टिकुलर फैमिली ने ही कहा है कि पहले भी, क्योंकि कर्नल इनके फैमिली फ्रेंड थे, तो पहले भी इस तरह की छेड़छाड़ की घटना इन्हीं महिला के ऊपर इन्होंने की है, लेकिन तब इन्होंने पुलिस की कोई कंप्लेन नहीं की थी। दोस्ती का और आपस का मामला समझ के इन्होंने इसको अपने स्तर पे माफ करने का प्रयास किया था। इस तरह के अपराध पुलिस तो बिल्कुल नहीं रोक सकती है, लेकिन अगर लोग अलर्ट रहें तो शायद ये रुक सकता है। लेकिन ये बेइंतहा तकलीफदेह और रिश्तों को शर्मसार करने वाला है। कानपुर में अरुण अग्रवाल और कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण कानून के तहत मुरादाबाद में एक हिंदू लड़की को गिरफ्तार कर उसे शेल्टर होम में रखा गया था। अब खबर आ रही है कि उसका गर्भपात हो गया है। हालांकि प्रशासन ने गर्भपात की बात से इनकार किया है। जो 1 महीने पहले परमिशन DM साहब से लेनी पड़ेगी। कानून पढ़ाना पड़ा जो बनाए हो, ये तुम जैसों के लिए बनाना पड़ा है। पहले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसके साथ धक्का मुक्की की, फिर उसके शौहर को यूपी के धर्मांतरण कानून के नाम पर गिरफ्तार कर लिया गया और अब मीडिया रिपोर्ट आ रही है कि मुरादाबाद की इस लड़की का मिसकैरेज हो गया है उस शेल्टर होम में जहां उसे रखा गया है। हालांकि यूपी सरकार ने मिसकैरेज की बात को गलत बताया है। तो जो कल समाचार पत्र में खबर छपी थी वो झूठी है, उसका खंडन किया जाता है और आज दोपहर के 11:05 तक जो रिपोर्ट मेरे पास आई है उसमें स्पष्ट है कि लड़की 3 माह की गर्भवती है और उसके शरीर में, उस बच्चे में धड़कन चल रही है।
वैसे इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि लड़की को 2 बार अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। पेट में दर्द की शिकायत थी और ब्लीडिंग हो रही थी। डॉक्टर्स का कहना है कि फिलहाल वो और बच्चा ठीक हैं। 3 मंथ प्रेगनेंसी विद पेन इन एब्डोमेन और स्पॉटिंग ब्लीडिंग के स्पॉटिंग करके वो यहाँ पे भर्ती हुई थी। जब भर्ती हुई तो ब्लीडिंग हो रही थी, ये कंप्लेंट करके आई थी, पर यहाँ आने के बाद उसको कोई ब्लीडिंग हुई नहीं। क्या ट्रीटमेंट दिया गया? इस हिंदू मुस्लिम जोड़े की जिंदगी में अचानक जो तबाही सी आ गई है, उसमें अस्पताल अभी तक का आखिरी पड़ाव है। ये लड़की अपने शौहर के साथ अपनी शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंची थी। वहां पुलिस और बजरंग दल वाले आधम के, बताते हुए कि उसने कानून तोड़कर इस्लाम कबूल किया है, जबकि वो बता रही है कि उसकी शादी 4 महीने पहले हो चुकी है, तब ये कानून नहीं बना था और अब वो अस्पताल में है। परिवार कहते हैं उसे उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है। मुरादाबाद में अनवर कमाल के साथ मरियम अलवी, एनडीटीवी इंडिया। अपनी मांगों के नहीं माने जाने से नाराज एम्स के नर्सिंग यूनियन से जुड़े 5000 लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। नर्सिंग यूनियन ने प्रबंधन के सामने 23 मांगे रखी हैं, जिनमें सबसे अहम है छठे वेतनमान की विसंगतियों को दूर करना। एम्स नर्सेज एसोसिएशन का आरोप है कि साल भर पहले खुद स्वास्थ्य मंत्री ने इन कमियों को दूर करने का आश्वासन दिया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी एक भी मांग पूरी नहीं की गई है। अब कोरोना का बहाना लेकर मना कर दिया गया है। इसके साथ ही ये भी आरोप लगा है कि सोमवार को ही एक निजी कंपनी BECIL को नर्सिंग स्टाफ का ठेका दे दिया गया, जिससे नाराज होकर नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर चले गए। स्टाफ की इस हड़ताल पर एम्स के निदेशक ने कहा है कि स्टाफ की लगभग सभी समस्याओं का समाधान कर दिया गया था। जहां तक बात छठे वेतनमान की है तो नियमों के मुताबिक ये संभव नहीं है। उन्होंने इस समय हड़ताल पर जाने को ठीक नहीं कहा है और अपील की है कि स्टाफ वापस काम पर लौटे। और कोविड मरीजों में फैलता नजर आ रहा है खतरनाक फंगल इन्फेक्शन। पूरी खबर आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। कर्नाटक में कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। हर जिले में ऐसे 1000 केंद्र विकसित करने की कोशिश हो रही है, जहां से आम लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई जा सके। सबसे बड़ी चुनौती है यहां के लिए स्वास्थ्य विभाग के लिए वैक्सीन के लिए जरूरी तापमान बनाए रखना। भारत में जिन वैक्सीन की चर्चा चल रही है उनके लिए -15 से लेकर -70 डिग्री के तापमान की बात कही जा रही है। ये तस्वीरें कुछ कोल्ड स्टोरेज और वॉक इन कूलर्स की है, जहां दूसरी बीमारियों की वैक्सीन रखी हुई है। एक बक्से में तकरीबन 40,000 वैक्सीन की डोज अभी यहां रखी जा सकती है, लेकिन माइनस तापमान वाली फैसिलिटी बड़े पैमाने पर यहां उपलब्ध नहीं है। हम खुद को इन व्यक्तियों के लिए तैयार कर रहे हैं कि अगर हमें वैक्सीन मिलती है तो किस तरह से लोगों तक पहुंचाना है। हमने 30,000 केंद्रों की पहचान की है 30 जिलों में। 1 लाख लोग चुने गए हैं जो वैक्सीन स्कोर लोगों तक पहुंचाएंगे और उन 5 लाख लोगों की पहचान की गई है जिन्हें पहले वैक्सीन दिया जाना है। जानकारी के मुताबिक 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री के तापमान वाली अगर कोई वैक्सीन आती है तो दूसरे कई राज्यों की तरह ही कर्नाटक में भी स्टोरेज इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन -30 से ऊपर चुनौती बढ़ जाएगी। इस तैयारी के बीच फिलहाल सरकार ने उस दवा की कीमत फिक्स कर दी है जो कोरोना के लिए इस्तेमाल हो रही है। इलाज में जो मुख्य दवा इस्तेमाल होती है वह सरकार को तकरीबन 1850 रुपए में मिलती है। चाहे वो निजी क्यों ना हो, 2000 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि ओवर चार्जिंग की काफी शिकायत थी। वैक्सीन के लिए बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज मैंगलोर, मैसूर और हुबली में बनाए जा रहे हैं, ताकि राज्य के सभी इलाकों में वैक्सीन आते ही तेजी से पहुंचाई जा सके। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। अहमदाबाद और मुंबई जैसे शहरों में कोविड मरीजों में म्यूकोरमाइकोसिस नाम की फंगल इन्फेक्शन वाली बीमारी नजर आ रही है, जिसमें 50% डेथ रेट है तो 50% मरीजों में आंख की रोशनी जाने का खतरा। मुंबई के कोविड अस्पतालों में जहां ऐसे मामले दिख रहे हैं तो वहीं अहमदाबाद में 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। कोविड के साथ आ रहा है एक फंगल इन्फेक्शन जो आपकी आंखों में सूजन, कम रोशनी, दर्द या फिर अल्सर के रूप में भी दिख सकता है।
आपके शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी असर डाल सकता है। ये है म्यूकोरमाइकोसिस, एक रेयर बीमारी। अहमदाबाद के रेटिना एंड ऑक्यूलर ट्रॉमा सर्जन डॉक्टर पार्थ राणा ने ऐसे 5 मामले देखे हैं, जिनमें से 2 मरीजों की जान गई है और 2 की आंखों की रोशनी जा चुकी है। ये जो म्यूकोरमाइकोसिस फंगस के केसेस जो अभी बढ़ रहे हैं, इसके अंदर मोर्टालिटी रेट लगभग 50% है। मतलब जो पेशेंट्स जिनको हो रहा है ये, उनके 50% केसेस के अंदर उनकी डेथ हो रही है। जिन पेशेंट्स को डायबिटीज है और उनको स्टेरॉइड दिए जाते हैं, उनका जो अनकंट्रोल्ड शुगर चलता है, तो उसके अंदर ये जो फंगस है उसको खाने के लिए बहुत ज्यादा शुगर मिल जाती है, तो वो बहुत जल्दी ग्रो करने लग जाती है। साथ में ही इन पेशेंट्स के अंदर क्या होता है कि इम्यूनिटी कम होती है, तो इसीलिए ये कोविड के पेशेंट्स में ये बहुत ही स्पीड में फैल रही है। ये सबसे पहले आंख के पीछे फैलना शुरू करती है, वहां से आंख के आसपास के जो साइनसेस होते हैं वो उसके अंदर जाती है, वहां से वो आंख के पीछे के जो कैवर्नस साइनस है वहां फैलती है, और उसके बाद वो जाके सीधा ब्रेन के अंदर फैलना शुरू करती है। एक बार वो ब्रेन में फैलना शुरू करती है, उसके बाद हम ज्यादा पेशेंट की मदद नहीं कर सकते, उसमें मोस्टली पेशेंट की डेथ हो जाती है। म्यूकोरमाइकोसिस के कई मामले मुंबई के कोविड अस्पतालों में भी रिपोर्ट हो रहे हैं। म्यूकोरमाइकोसिस कोविड के आने के बाद में भी हम लोग ने तकरीबन बोले ना 1000 पेशेंट में हम लोग ने कम से कम 20 पेशेंट देखे हैं, और उसके पहले हम लोग को बहुत ही कम पेशेंट देखने को मिलते थे। बोल सकते हैं कि 5 या मैक्सिमम 7 पेशेंट देखने को मिलते थे 1000 पेशेंट में। ये बहुत ही फास्ट स्प्रेडिंग इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन है जो कोई भी पार्ट पकड़ सकता है। चमड़ी से लगा है तो चमड़ी भी इन्वॉल्व कर सकता है, आंख को लगा तो रोशनी जाने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले तो मास्क पहने रखना है, और अगर सॉइल के साथ में कांटेक्ट है, सपोज कोई इन्फेक्टेड फंगस सब जगह पे होता है, तो सॉइल में अगर रहता है तो लंबे शूज पहनिए, पूरे कपड़े पहनिए। ये बीमारी शरीर के किसी भी हिस्से में आ सकती है, पर सबसे ज्यादा जो प्रेजेंटेशन है वो नाक, जो हमारी साइनसेस है वो, और फिर हमारे आंखों के आजू बाजू का एरिया और उसके पीछे का एरिया जिसको हम रेट्रोबल्बर एरिया कहते हैं, उसमें भी इन्वेड हो सकता है, और ये फिर उस वक्त जो है लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। कोविड-19 के वो पेशेंट्स जिनको कि काफी समय तक स्टीरॉयड मिला हो, या पहले जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में लोग टॉसिलिजुमैब नाम की जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थी वो यूज कर रहे थे, इन पेशेंट्स में हम ये बीमारी देख सकते हैं। कोविड के वैसे मरीज जिनमें इम्यूनिटी यानी कि रोग से लड़ने की क्षमता बेहद कम हो गई हो, उनमें ये फंगल इन्फेक्शन फैल रहा है। यानी कोविड से ठीक होने के बाद वाले कमजोर मरीजों को भी पूरी सावधानी बरतनी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और सिटी सेंटर शो की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।